द्वारिका की चर्चा आज फिर से होने लग गई है। आप अगर मीडिया को उठा के देखें या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखें तो सभी जगह मोदी जी की एक फोटो वायरल हो रही है। अभी कुछ समय पहले द्वारिका गए थे। जी हाँ दोस्तों, द्वारिका वो ऐसी द्वारिका देखने गए थे जो समुद्र के नीचे कई हजार वर्षों तक दबी हुई है, यानी कि समुद्र की गहराइयों में है। और अपने साथ वो मोर का पंख ले गए थे जो भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय था, उसको वो अपने मस्तक पर धारण करते थे। इसमें उनकी मदद नौसेना के गोताखोरों ने करी जो पूरी तरह से एकदम एक्सपर्ट थे, और वो उनके साथ स्कूबा सूट पहन के गए थे। स्कूबा सूट, स्कूबा हेलमेट उसके साथ था। और आपने सोशल मीडिया में उनकी वीडियोस और फोटोज देखी होंगी जब वो वहां बैठ के पद्मासन लगाकर वहां पर हाथ जोड़ के उस नगरी को प्रणाम करे। द्वारिका एक प्राचीन विकसित नगर माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने इस नगर को बसाया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह प्राचीन नगर समुद्र में समा गया? आइए आज हम इस बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गोपाल रोतेला और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे आधुनिक नगर की स्थापना की जिसका नाम उन्होंने द्वारिका रखा। भगवान कृष्ण के इस धरा को छोड़ने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान कृष्ण की वो द्वारिका नगरी पूरी तरह समुद्र में समा गई, कहें तहस नहस और छिन्न भिन्न हो गई। मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक आधुनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम उन्होंने द्वारिका रखा। आखिर ऐसा क्या हुआ? भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद वो द्वारिका नगरी समुद्र में जा समाई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार जो द्वारिका नगरी है लगभग 9000 साल पुरानी मानी जाती है, और ये नगर उस समय का सबसे विकसित नगरों में से एक नगर हुआ करता था, द्वारिकापुरी, जो आजकल के आधुनिक नगर जैसा ही था। क्या हिमयुग की समाप्ति के साथ ही द्वारिका नगरी नष्ट हो गई? माना जाता है कि हिमयुग की समाप्ति के साथ लगभग 9000 साल पहले द्वारिकापुरी जल में समा गई। हिमयुग की समाप्ति होते ही जल का स्तर बढ़ने लग गया क्योंकि बर्फ पिघल गई, जल का स्तर बढ़ने लग गया और समुद्र का जो जल स्तर था वो बढ़ गया, और इस कारण जो नगरी समुद्र के किनारे बसी थी द्वारिका नगरी वो जल में समा गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कृष्ण की मृत्यु के साथ ही द्वारिका नगरी को नष्ट किया गया। मथुरा को छोड़ने के बाद द्वारिका को रहने योग्य बनाया। द्वारिकापुरी को कृष्ण की कर्म भूमि भी कहा जाता है। द्वारिका भारत में सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। बाकी नगरों के नाम इस प्रकार हैं: अयोध्या, कांचीपुरम, मथुरा, काशी, हरिद्वार और अवंतिका। द्वारिका को अनेक नामों से भी जाना जाता है, जो नाम इस प्रकार हैं: द्वारावती, ओखामंडल, कुशस्थली, आनर्तक, गोमती द्वारिका, वारीदुर्ग, चक्रतीर्थ और अंतरदीप। इन नामों से भी द्वारिका को जाना जाता है। पुराणों में माना जाता है कि कृष्ण के कहने पर विश्वकर्मा ने द्वारिका नगरी की रचना की थी, और द्वारिका नगरी की रचना करते समय उन्होंने इस बात का ध्यान रखा था, इसकी सुरक्षा के मद्देनजर बहुत बड़ी बड़ी इन्हें दीवारें बनाई थी, बहुत बड़े बड़े द्वार बनाए थे। तो इन्हीं बड़ी दीवारों और द्वारों के कारण, उन दीवारों में बहुत सारे द्वार थे, उन द्वारों के कारण द्वारिका इसका नाम भी पड़ा। कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण जब मथुरा पर राज्य करने लगे तो उसके बाद मथुरा पर बहुत सारे बाहरी आक्रमण होने लगे, जिसमें एक कंस का मित्र जरासंध, जो उस समय मगध का राजा हुआ करता था, तो उसने भी आक्रमण किया और बार बार वो वहां पर पराजित होता था, यानी कि कृष्ण और बलराम उसको पराजित कर देते थे। मगर फिर लौट के अपनी शक्ति को इकट्ठा करके जरासंध दोबारा आक्रमण करने मथुरा पर आ जाता था। तो इससे होता यह था कि मथुरा में बहुत जनहानि हो जाती थी, मथुरा के सैनिक वीरगति को प्राप्त हो जाते थे। इसी को देखते हुए भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये जरासंध बार बार आक्रमण करने आ रहा है, तो हम क्यों ना इस मथुरा को कहीं और ले जाकर यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, हमारी जो प्रजा है, ये व्यर्थ ही मारी जा रही है, तो इस प्रजा को कहीं और ले जाके हम लोग अपना राज्य वहां क्यों ना बनाए। तो उस समय श्री कृष्ण ने द्वारिका की कल्पना करी और मथुरा से दूर द्वारिका जाकर एक सुसज्जित संपन्न नगर की स्थापना करी जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद आखिर द्वारिका का क्या हुआ, आइए जानते हैं इस बारे में। भगवान कृष्ण मथुरा से आने के बाद अपने सभी बंधुओं के साथ, अपनी प्रजा के साथ द्वारिका आ गए।
और द्वारिका पर लगभग उन्होंने 40 वर्षों तक आकंटक राज्य किया। सब प्रजा सुखी थी। और उसके बाद अचानक श्री कृष्ण भगवान ने इस धरा को छोड़ दिया, यानी कि वो मृत्यु हो गई उनकी मृत्यु के कुछ ही क्षण बाद बलराम की भी मृत्यु हो जाती है, जो उनके बड़े भाई हुआ करते थे। कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारिका पर बहुत से आक्रमण होने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है कि यादव जो यदुवंशी थे, कृष्ण के वंशज थे, वो सब आपस में ही लड़ने लगते हैं और आपस में लड़ते लड़ते ही सभी लोग मारे जाते हैं। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण को गांधारी ने श्राप दिया था कि जिस तरह तूने मेरे कुल का नाश किया है, यानी कि कौरवों का नाश किया है, उसी तरह एक दिन तुम्हारा यदुवंशियों का भी सर्वनाश होगा। कृष्ण की मृत्यु के बाद यादव लोग आपस में लड़ने लगते हैं और यादव कुल का केवल एक व्यक्ति, यानी कि जो कृष्ण भगवान का परपौत्र था, जिनका नाम बद्रीनाथ था, वो बचते हैं। द्वारिका में ऐसी तबाही को देखकर अर्जुन, जो श्री कृष्ण भगवान के मित्र थे, वहां पर द्वारिका पर जाते हैं और द्वारिका पर जाते ही वो अपने साथ उन लोगों को सांत्वना भी देते हैं कृष्ण के परपौत्र बद्रीनाथ को लेकर, और वहां की प्रजा को लेकर वो हस्तिनापुर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि द्वारिका अब जो है सेफ नहीं है, द्वारिका सुरक्षित नहीं है, तो वो आ जाते हैं हस्तिनापुर। अर्जुन के हस्तिनापुर आते ही द्वारिका नष्ट होने लगती है, द्वारिका समुद्र में समा जाती है। द्वारिका नगरी कैसे समा गई समुद्र में? द्वारिका के समुद्र में समाने के कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि जल स्तर बढ़ने से द्वारिका समुद्र में समा गई। कुछ लोगों का मानना है कि दूसरे ग्रह के प्राणी आकर द्वारिका को नष्ट कर गए, यानी कि एलियंस नष्ट कर गए। इन सभी अफवाहों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर जाने की सोची और उन्होंने जाना समुद्र के अंदर जाके कि द्वारिका के अंदर आखिर हुआ क्या था, डूबी कैसे थी। द्वारिका के होने और न होने की पुष्टि करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने द्वारिका के अंदर, यानी कि समुद्र के अंदर जाने की सोची और उसके बाद उन्होंने वहां जो देखा, उनकी आंखें एकदम खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा पानी के अंदर एक पूरा विशाल साम्राज्य स्थापित है, जिसकी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े द्वार हैं। तो ये जो खोज हुई, इस खोज के पीछे एक दिन भारतीय वायुसेना के विमान वहां पर उड़ान भर रहे थे, तो उस उड़ान के दौरान उन्हें नीचे समुद्र में कुछ परछाई दिखाई दी। उस परछाई को उन्होंने ध्यान में रखते हुए देखा। उसके बाद उन्होंने इसकी सूचना और अन्य लोगों को दी, तो वहां पर उन्होंने साइंटिस्ट ने इसकी रिसर्च शुरू कर दी। रिसर्च शुरू करने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साइंटिस्ट उस समुद्र के अंदर गए और समुद्र के अंदर की द्वारिका को उन्होंने ध्यान से देखा। ध्यान से देखने के बाद वो इस द्वारिका को देखते ही रह गए, क्योंकि इस द्वारिका, जो समुद्र के अंदर द्वारिका थी, वो द्वारिका बहुत संपन्न लग रही थी, बहुत सुसज्जित लग रही थी। उसके ऊंचे ऊंचे द्वार थे, ऊंची ऊंची दीवारें थी, बड़े बड़े भवन वहां पर बने हुए थे। ऐसा लगता था कि कोई सभ्यता पहले यहाँ पर रही होगी। इस अफवाहों को भी विराम लगा कि द्वारिका कोई नगरी थी या नहीं थी, इस बारे में भी विराम लगा, क्योंकि साइंटिस्ट वहां जाकर पुख्ता सबूत लेके आए कि एक नगरी ऐसी है जो पानी समुद्र के अंदर बसी हुई है। इसी बात को प्रमाणित करने के लिए पुरातत्व सर्वेक्षण के सीनियर साइंटिस्ट के.एस. राव समुद्र के अंदर गए, यानी कि जहां द्वारिका थी उसके अंदर गए। वो वर्ष 1979 से 1980 तक उन्होंने इस बारे में रिसर्च करी और उन्होंने पाया, अंदर जाकर देखा तो उन्होंने कहा कि ये जो सभ्यता है ये लगभग 3000 ईसा पूर्व यहाँ पर विद्यमान थी और उनको यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य भी उनको मिले, जिसमें बर्तन मिले, मुखौटे मिले, बहुत सारी दीवारें मिली। 2005 में फिर से पुरातत्व सर्वेक्षण ने द्वारिका के अंदर जाने का निर्णय लिया और वहां से साक्ष्य जुटाना उन्होंने शुरू कर दिया और इन साक्ष्यों में उन्होंने देखा कि बहुत सारी वहां पर सभ्यता के अवशेष उनको मिले और इन अवशेषों को वो अपने साथ समुद्र के बाहर लेकर आए। इसके बाद इन अवशेषों को उन्होंने विदेशों में जाकर भी भेजा, वहां भी इनके सैंपल दिए और इनकी कार्बन डेटिंग कराई। कार्बन डेटिंग का फायदा ये होता है कि कोई भी चीज की अगर कार्बन डेटिंग होती है, वो चीज कितनी पुरानी है, इससे उसका खुलासा हो जाता है। तो साइंटिस्ट अपने साथ 2005 में जब उन्होंने सर्वे करी तो वहां से सबूत साक्ष्य जुटाकर लाए और उन साक्ष्यों को उन्होंने अमेरिका, यूके, ब्रिटेन, बहुत सारी जगह भेजा ताकि लोगों को भरोसा हो जाए कि द्वारिका एक काल्पनिक नगर नहीं है, एक सभ्यता हमारी काल्पनिक सभ्यता नहीं है। द्वारिका एक जीती जागती सभ्यता रही है जिसके अवशेष आज भी। वर्ष 2001 में गुजरात सरकार ने समुद्र के किनारे गंदगी का पता लगाने के लिए एक रिसर्च टीम गठित करी
उन्होंने देखा कि समुद्र के नजदीक कितनी गंदगी है, कितना समुद्र का पानी हमारा गंदा हो चुका है। इस बारे में रिसर्च करने के लिए अपनी एक टीम बनाई और उस टीम ने जब द्वारिका, जहाँ पर द्वारिका नगरी है, उस नगरी के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक जीता जागता नगर इसके अंदर है। उन्होंने सोनार से इसकी फुटेज वगैरह सब ली, तब जाकर सभी को एक संपन्न सभ्य नगर होने का प्रमाण मिला। द्वारिका पर आज वर्तमान समय में भी रिसर्च जारी है। देखते हैं द्वारिका की गुत्थी कब तक पूरी तरह सुलझती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दें। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।